जय हिंद। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, पैंजिया क्या है, पैंथालासा क्या है, तेठीस सागर क्या होता है, अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, छोटी प्लेटें क्या है, बड़ी प्लेटें क्या है, कितनी प्लेटें हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या होता है, भूकंप मूल क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है, तरंगे क्या होते हैं, PLS ये सब तरंगे क्या होती है, किससे नापा जाता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे भूकंप के बारे में। तो आज हम अध्ययन करेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप देखिए, भूकंप क्या होता है, पृथ्वी का अचानक कांप जाना। जो पृथ्वी की प्लेट है वो थोड़ी से ऐसे डगमगाने लगेगी, हिल जाएगी, तो उसको कहेंगे भूकंप आ गया। ये भूकंप जो आता है प्लेट के किनारों पे आता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि कितनी प्लेटें हैं। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए भूकंप, अगर ये भूकंप नॉर्मल आया, पे सतह पे आया, ऐसे ऐसे हिल गया, जहाँ पे पानी नहीं है उसको भूकंप बोलेंगे। और जब भी समुद्र में आ जाएगा और समुद्र का पानी ऐसे छलका देगा, मीन्स ये समुद्र है ऐसे ऐसे भरा हुआ है पानी से, ऐसे पानी से भरा हुआ है। अब देखिए ऐसे ऐसे हिला देगा तो पानी इसका छलक जाएगा, जिसको सुनामी बोलेंगे, यानी भूकंप से सुनामी आ जाएगा। अगर ऐसे समतल जमीन है उस पर आएगा तो भूकंप कहेंगे, अगर पानी में आ जाएगा तो उसको सुनामी कहेंगे। भूकंप का अध्ययन करना सिस्मोलॉजी कहलाता है। देखिए भूकंप का जन्म कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, ये हमारी हो गई अर्थ, ये हो गई अर्थ की सतह हो गई ये यहाँ पे। अब मान लीजिए, चूँकि पृथ्वी पे 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसको हमने पढ़ाया था। तो पृथ्वी इस पर ज्वालामुखी भूकंप का जो जन्म होता है वो होता है हमारा मेंटल से। मेंटल, जैसे हमारी मेंटल की परत यहाँ पे है, जहाँ से भूकंप का जन्म होता है उसको फोकस पॉइंट यानी भूकंप मूल कहते हैं। क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट यानी भूकंप मूल। भूकंप मूल यानी फोकस पॉइंट। और इसके जस्ट ऊपर सबसे पहले तरंगे निकलेंगी, जहाँ से जन्म होगा उससे ऊपर तुरंत भागेंगी, ऐसे सीधा 90 डिग्री सीधा, तो सबसे पहले यहाँ पे भूकंप आएंगे। इसको बोलेंगे अधिकेंद्र। तो सबसे पहले भूकंप कहाँ आती है? जहाँ भूकंप का जन्म हुआ उसके ठीक ऊपर जमीन पे, ये जमीन के नीचे है, इसके ठीक ऊपर जमीन के ऊपर पे जहाँ पे सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं, यानी एपिसेंटर। जब यहाँ पे भूकंप आएगा तो ऐसे ऐसे पृथ्वी से ऐसे ऐसे दूर भागेगा, ऐसे ऐसे पृथ्वी से ऐसे फैलेगा। जब ये निकलेगा तो यहाँ पे 3 तरंगे निकलेंगी, PLS। कौन सी तरंगे निकलेंगी? PLS, ये 3 तरंगे निकलेंगी यहाँ से। और उसके बाद में जहाँ पे अपना अधिकेंद्र है वहाँ पे भूकंप बहुत तगड़ा रहेगा, और जैसे जैसे ये दूर जाएगा वहाँ से भूकंप की तीव्रता कम होती जाएगी। क्योंकि देखिए हमारी पृथ्वी गोल है, ऐसे देखिए ये हमारी पृथ्वी गोल है। हमने आपको बताया था 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और ये हो गई कोर। ये क्रस्ट, ये हो गई मेंटल और ये हो गई कोर। 3 परतें हो गई। अब देखिए ये हो गई हमारी सतह जहाँ पे हम रहते हैं, ये हिस्सा। भूकंप का जन्म हमारा यहाँ से होता है। क्योंकि भूकंप का जन्म यहाँ से हुआ तो फोकस पॉइंट से हमारी चल गई अधिकेंद्र की ओर। अब जब यहाँ पे ऐसे ऐसे भूकंप जाएगी तो इसे फैलेगी। क्योंकि पृथ्वी गोल है तो जैसे फैलेगी तो इसका मतलब गोल है, तो इधर नहीं आ जाएगी ना इधर आ जाएगी, ऐसे ऐसे कुछ दूर तक जाएगी, बाकी कम हो जाएगी। तो मान लीजिए कि ये यहाँ तक बाय द वे ऐसे चले आएगी, मीन्स यहाँ से ऐसे डिग्री बनाएगी, यहाँ से ऐसे डिग्री बनाएगी। कि मतलब जो ये डिग्री बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इधर इधर कुछ दूर तक जाएंगे फैल के, तो जो यहाँ पे डिग्री बनेगा वो बनेगा 105 डिग्री से 145 डिग्री। मीन्स 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में ये ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे निकला और ऐसे फैलती जाएंगी तो 104 से 145 डिग्री के बीच में ये ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए भूकंप को हम जिस स्केल पे नापेंगे उसको बोलेंगे रिक्टर स्केल,
और जिस ग्राफ पे नापेंगे उसको बोलेंगे सिस्मोग्राफ। देखिए ग्राफ क्या होते हैं, देखिए हमारा है रिक्टर स्केल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 तक नंबर दिए होते हैं, इसमें 9 तक नंबर दिए होते हैं, इसमें 10 तक नहीं होता है मीन्स। और जैसे हमारा 1 है, 2 पे जाने के लिए उसकी तीव्रता 10 गुनी अधिक होनी चाहिए। जैसे 1 है, 2 पे जाना है तो उसकी तीव्रता क्या होनी चाहिए, 10 गुना अधिक होना चाहिए, 10 गुना अधिक होना चाहिए, तब ये 2 पे जाएगा हमारा, तब ये तीव्रता 2 पे जाएगा। और 2 है तो उसका 10 गुना होगा तो हमारा 3 पे जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिक्टर स्केल। क्या हो गया, रिक्टर स्केल। ठीक है, अब जिस ग्राफ पे नापते हैं उस ग्राफ का क्या नाम है, उसका नाम है सिस्मोग्राफ। देखिए जैसे कि हमारी भूकंप यहाँ से चालू हो गई तो ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे फिर डाउन हो जाएगी, ऐसे ऐसे चलेगी, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से आएगा वो ऐसे ऐसे ग्राफ चलेगा, उसको बोलेंगे सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। देखिए हमारे भारत में ये हो गया हमारा सिस्मोग्राफ। ठीक है, अब एक बहुत पुराना स्केल था, उसका नाम है मार्केली स्केल। क्या था, मार्केली स्केल। मार्केली स्केल। मार्केली स्केल में क्या था, उसमें नंबर 1 से 12 तक दिखा रहा था, नंबर ये वाली नंबर 1 से 12 तक दिखा रहा था, लेकिन वो सही बता नहीं रहा था, इसलिए उसको हटा दिए। अभी जो चल रहा है हमारा वो रिक्टर स्केल चल रहा है और सिस्मोग्राफ चल रहा है। अब देखिए जैसे सुनामी आती है समुद्रों में, भूकंप के कारण प्लेटें हिलती है तो जो सुनामी आती है उसको नापने के लिए जो यंत्र लगाए गए वो हैदराबाद में लगा हुआ है, और उसकी जो सारी मशीनरी है वो हमारा अंडमान निकोबार में है। देखिए भूकंप आने से पहले हमारे इन्वायरमेंट में कुछ अवसर्ब तरंगें निकलती हैं, जिसमें उन सब में सबसे अधिक होती है रेडान गैसें निकलती हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो चूँकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है तो इसलिए कुकुर जो होते हैं ना वो सुन लेता है, वो 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को सुन लेता है, इसलिए वो भौंकने लगता है कभी कभी, उनको पहले आभास हो जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि पृथ्वी से जो निकलती है वो तरंगे कौन कौन सी है, कैसे चलती हैं, किससे कितनी क्षति होती है। देखिए जो सबसे पहले तरंग आती है पृथ्वी पे वो पी तरंगी होती है। कौन सी तरंगी, पी तरंग। जो पी तरंग होती है इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है, इसकी स्पीड होती है 6 किलोमीटर पर सेकंड। इससे अपने जो क्षति होती है वो कम होती है। जो पी तरंगे हैं वो किस में चल सकती हैं, वो ठोस में चल सकती हैं, ठोस, फिर द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाओं में चल सकती है, ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी आवृत्ति होती है, ऐसे आवृत्ति होती है, देखिए यहाँ पे ये ऐसे लहर आके चलेगी, जो इसकी ऊंचाई है इसको हम बोलेंगे आयाम, इसको बोलेंगे आयाम। अब जो दो लहरों के बीच की दूरी होती है इसको हम बोलेंगे तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। और कितनी बार ये अप डाउन होती है उस पल्सेस को बोलेंगे आवृत्ति। क्या बोलेंगे, आवृत्ति, आवृत्ति। तो देखिए आवृत्ति इसकी अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य कम होती है, तरंग दैर्घ्य कम होती है, और इसकी आयाम जो है, आयाम ऊंचाई ये कम होती है। ये हो गई हमारी पी तरंगे। अब आती है हमारी एस तरंगे, एस तरंग। देखिए जो इस तरंगों की स्पीड होती है वो 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये ठोस और गैस में चल सकती है, ठोस और गैस में चल सकती है, द्रव में नहीं चल सकती। इनसे जो क्षति होती है वो क्षति औसत होती है, औसत, इनसे क्षति औसत होती है। जो इसकी लहर की स्पीड है तो इसका अगर बाय द वे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका आधा इसमें होगा, क्योंकि ये 6 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है और ये 3 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। तो इससे अधिक इसकी ऐसे ऐसे थोड़ा होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो इसकी जो अपनी आयाम है वो थोड़ा औसत होगा। जो इसकी हमारी
तरंग दैर्घ्य है वो थोड़ी औसत होगी, तरंग दैर्घ्य औसत होगी, तरंग दैर्घ्य हमारी औसत होगी। और उसके बाद में जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, आवृत्ति जो है इसको आवृत्ति ये औसत होगी, यानी आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति इसकी औसत होगी। अब देखते हैं एल तरंगे। यल तरंग, देखिए यल तरंग की खोज एच.डी. लब नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम एल तरंग पड़ा। यल तरंग की स्पीड होती है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए जो हमारी यल तरंगे होती है इसकी स्पीड बहुत कम होती है, जिसके कारण ये जहाँ से होके गुजरेगी इसे लहरें आके वहाँ से एकदम उटांग पटांग करते हुए चलेगी इसे, तो जो बिल्डिंग पड़ेगा या कुछ पड़ेगा उसको गिराते हुए इसे चलेगी, ऐसे ऐसे लहरें आते चलेगी। तो इसकी स्पीड कम होती है, क्षति सबसे ज़्यादा होती है, इससे क्षति अधिक होती है, क्षति अधिक होती है। ये ठोस और गैस में चल सकती है, इससे क्षति औसत होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ऐसे ऐसे होती है। देखिए जो इसकी आयाम होता है, आयाम वो अधिक होता है, और दो तरंगों के बीच की जो दूरी होती है जिसको हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य वो होती है अधिक होती है इसके बीच की। और जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं यानी आवृत्ति इसकी कम होती है, क्योंकि ये दूर दूर पे लहरें आ रही है तो इसकी आवृत्ति कम बन रही है, और ये पास पास में लहरें आ रही तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा है, यानी इन दोनों के बीच में ये आएगा हमारा, तो इसकी आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आयाम ये औसत में है, और पी तरंगों की कम है, एल तरंगों की अधिक है। अब देखिए जो हमारी भूकंप है क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए जो हमारा भूकंपीय क्षेत्र है ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रशांत महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी, इससे भूकंप 63% आते हैं, 63% आते हैं, क्योंकि जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है इसके पास में छोटी मोटी ढेर सारी प्लेटें हैं, तो ये हमेशा टकराते रहता है, इसलिए इस पे भूकंप ज़्यादा आते हैं। नंबर 2 पे है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, इस पे 21% भूकंप आते हैं। और जो है हमारा तीसरा नंबर मध्य अटलांटिक पेटी, इससे भूकंप मात्र 16% आते हैं। अब देखिए भूकंप आते क्यों हैं, तो भूकंप आने के कुछ रीजन हैं। नंबर 1 पहला रीजन क्या है कि देखिए पृथ्वी के असंतुलन से, पृथ्वी के असंतुलन से, क्योंकि कैसे संतुलन, देखिए पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पे ढेर सारी गति होती है, अपसारी गति या संरक्षी किनारा, तो पर कभी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, कभी टकराती है, तो उससे हो जाएगी। नंबर 2 है पृथ्वी के हिमखंडों के खिसकने से, हिमखंडों के खिसकने से। देखिए जैसे पहाड़ों पर ढेर सारे हिमखंड बने रहते हैं, यानी बर्फ पूरा जमा रहता है, वो कहीं धड़ाक से इधर उधर खिसकता है, तो उसकी वजह से भूकंप आते हैं। अब देखिए जो हमारा तीसरा है वो होता है ज्वालामुखी विस्फोट से हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट से, इसके ये भूकंप आने के संभावित कारण है। तो और देखिए जो जितने भी एरिया होते हैं उनको अलग अलग भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया होता है, जैसे दिल्ली 4 है, उत्तराखंड 5 में है, ठीक है, ऐसे अलग अलग जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग भूकंपीय क्षेत्र में बांटे गए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे पहले 1 की तीव्रता पे आता था भूकंप, तो महसूस नहीं होता था, तो इसलिए 1 को हटा दिए हैं, तो 2 से शुरू हो रहा है, 2 पे थोड़ा थोड़ा हमें महसूस होता है कि 2 तीव्रता से भूकंप आया हुआ है।
तो इसलिए एक को हटा के 2 से शुरू कर दिए हैं, यानी 0 को 2 मान लिए हैं। सीधा सीधा समझिए, 0 को 2 मान लिए, उसके हिसाब से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।